नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। और ये फ्राइडे के दिन ये जो स्टॉक है इसके अंदर हमें एक लोअर सर्किट देखने को मिला था और वे जो लोअर सर्किट था वे काफ़ी ज़्यादा बिकवाली का माहौल था और इसने 20% का एक लोअर सर्किट लगाया था, तो जिससे हमें इसके अंदर बिकवाली का जो माहौल था वे काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना। और क्लोजिंग होते होते इसने 7% का रिकवरी किया, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बट तब भी क्लोजिंग होते होते ये 13 से 14% के गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो देखिए जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वे करती क्या है। तो देखिए जो कंपनी है, अब जैसे मान लीजिए कि आप महिंद्रा का अगर कोई भी गाड़ी लेते हैं, ठीक है ना, तो ये उसके ऊपर फाइनेंस करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वे 10 लाख की गाड़ी है तो आपको घर से कितना देना है, 1 लाख रुपया दीजिए और बाकी जितना 9 लाख रुपया वे कंपनी फाइनेंस कर देती है, ठीक है ना। और अपना हर महीना जो ईएमआई है या ईयरली बेसिस पे अपना ईएमआई को भरते रहिए। तो कंपनी का जो बिजनेस है वे कुछ इस तरह का है। और ये दूसरे व्हीकल्स को भी ये फाइनेंस करवाते हैं। अगर आपकी मर्जी है नहीं महिंद्रा से चाहिए तो महिंद्रा भी कर सकती है। तो मेनली जो कंपनी का जो बिजनेस है वे लोगों को लोन देती है। और कंपनी का अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो 24,020 करोड़ का है। कंपनी का अगर मैं करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो 194 रुपये का है। अगर मैं 52 वीक अगर मैं हाई की मैं बात करूं तो 235 रुपया है। 52 वीक लो की मैं बात करूं तो 128 रुपया है। अगर स्टॉक का अगर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो वे 8.18 का है। बुक वैल्यू 137 का है। डिविडेंड 1.85% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो 7.44% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 6.86% है। और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 2 रुपीज है। अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है, इसमें नो डाउट है। बट जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे उसके अंदर हमें इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए सितंबर 2021 से अगर कंपेयर कीजिए 1103 करोड़ का प्रॉफिट था और जून 2022 में कितना है, 240 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें निराश कर रहा है कंपनी। तो चलिए अब मैं ईयरली बेसिस पे देख लेता हूँ कि ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वे क्या है। तो देखिए 2011 में जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वे 2028 करोड़ का है। 2012 में 2906 करोड़ का है। 2013 में 4175 है। 2014 में 5294 है। 2015 में 6051 है। 2016 में 6586 करोड़ है। 2017 में 7189 करोड़ है। 2018 में 7910 करोड़ है। 2019 में 10429 करोड़ है। 2020 में 11995 करोड़ है। 2021 में 12382 करोड़ है। 2022 में 11419 करोड़ है। यानी अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी है वे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं कंपनी की अगर मैं नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो देखिए 2011 में 494 करोड़ का प्रॉफिट था। 2012 में 645 करोड़ का प्रॉफिट है। 2013 में 929 करोड़ का प्रॉफिट है। 2014 में 965 करोड़ का प्रॉफिट है। 2015 में 925 करोड़ का प्रॉफिट है। 2016 में 787 करोड़ का प्रॉफिट है। 2017 में 530 करोड़ का प्रॉफिट है। 2018 में 1216 करोड़ का प्रॉफिट है। 2019 में 1868 करोड़ का प्रॉफिट है। 2020 में 1086 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 में 780 करोड़ का प्रॉफिट है। 2022 में 1150 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर मैं टर्म टू टर्म देखा जाए तो 2964 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। देखिए जो कंपनी है वे ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा कर रही है, नो डाउट। बट 2019 को अगर मैं कंपेयर करूं 2022 से तो वे यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा हमें निराश किया है। बट आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा करने वाली है। और देखिए 2011 में जहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर था तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना था, 4.74 का है। और ये भी इम्प्रूव होकर कितना हो चुका है, 9.20 हो चुका है। यानी ये कंपनी के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। और कंपनी का अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 15% का ग्रो हुआ है,
5 साल में 10% का है, 3 साल में 3% का है। अगर मैं टर्म टू टर्म की अगर मैं बात करूं तो 1% का है। अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 6% का है, 5 साल में 17% का है, 3 साल में -15% का, और टर्म टू टर्म देखा जाए तो 339 करोड़ का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर स्टॉक प्राइस का अगर मैं सीजीआर देखूं तो पिछले 10 साल में 6% का है, 5 साल में -5% का है, 3 साल में -3% है, और 1 साल में 7% का है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 11% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 10% का है, 3 साल में 7% का, और लास्ट ईयर कितना दिया था, 7% का रिटर्न दिया जाए। अगर कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो देखिए जो कंपनी का जहां पर रिजर्व 2011 में 2443 करोड़ था, तो वे कंपनी का जो रिजर्व है वे बढ़कर अभी कितना हो चुका है, 16,650 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी के ऊपर जो रिजर्व है वे 16,650 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। बट जो कंपनी का ये जो बोरोइंग है, यानी जो कंपनी के ऊपर ये जो टोटल कर्जा है, देखिए 2011 में जो कंपनी के ऊपर ये जो कर्जा था वे 9,785 करोड़ का था, और ये बढ़कर कितना हो चुका है, लगभग 62,126 करोड़ का टोटल कर्जा है। तो देखिए कंपनी के पास जो रिजर्व है वे क्या है, बिल्कुल कम है, और कर्जा कितना है, 62,126 करोड़ का है। तो देखिए मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है ये जो कंपनी है, वे सबसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट यहीं पर कर रहा है, क्योंकि 62,126 करोड़ का कर्जा है। अब मान के चलिए जो रिजर्व है 16,650 करोड़ का है, और जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे लगभग यहाँ पर 24,000 का है। तो अगर आप इसको अगर ऐड भी करते हैं तो ये लगभग 40,000 करोड़ आता है, ठीक है ना। और उसमें भी क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स के पास तो जो होल्डिंग है वे भी कम है। तो ये जो कंपनी है वे अपना कर्जा कैसे चुकाएगी, ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक डिसअपॉइंट मुझे कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर जब बिकवाली का जब माहौल होता है, जब सेंसेक्स और निफ्टी में जब गिरावट का जब माहौल होता है, तो ये सब जो कंपनियां हैं वे काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है। तो बच के रहिएगा कर्जे से। और देखिए जो कंपनी का जो कैश फ्लो है 2022 का वे भी इतना अच्छा नहीं है कंपनी के लिए। देखिए अगर कंपनी का अगर पॉजिटिव में होता है तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, बट 2022 का जो साल है इस कंपनी ने हमें काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, ठीक है। अगर मैं प्रमोटर्स की अगर मैं होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 52.16% का है। अगर मैं एफआईज की अगर मैं बात करूं तो 17.55% है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 17.95% है, और जो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वे लगभग 12.13% का है, और अदर्स के पास कितना है, 0.21% का स्टेक है। तो देखिए तो जो कंपनी है प्रमोटर, एफआईज और डीआईज के पास काफ़ी अच्छा होल्डिंग है, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वे काफ़ी कम है। तो देखिए ये सब चीज़ों में क्या होता है, ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है कि जहां पर एफआईज और डीआईज का सबसे ज़्यादा होल्डिंग होता है, तो चांसेस ये भी होता है कि जो कंपनी है इसको मैनिपुलेट करके काफ़ी ज़्यादा एक हाई प्राइस पर ले जाया जाएगा, और फिर वहाँ से जब गिरावट का माहौल बनेगा तो आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक न्यूज़ आया था कि 2023 में जो रिसेशन है वे आ सकता है। देखिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उनका तो बोलना काम है, बट ऐसे स्टॉक से आप बच कर रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसमें जो मैनिपुलेशन है वे काफ़ी ज़्यादा किया गया है, और अभी तक अगर मैं इसके अगर मैं चार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, देखिए अगर वे 1 डे की अगर मैं बात करूं तो 14% का गिरावट है। अगर मैं 5 डेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पास चार्ट अवेलेबल नहीं है। अगर मैं मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, तो देखिए इसका चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए जो कंपनी है वे अपने 235 रुपया से गिरकर अभी कितने पे है, 193 रुपया के ऊपर है। यानी इसके अंदर हमें लगभग
40% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुका है। और आने वाले दिन में अगर बिकवाली का अगर माहौल रहता है तो ये जो स्टॉक है वे और ज़्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है। तो आप अभी इस कंपनी से दूरी बनाकर रखें। जैसे ही अगर कंपनी के अंदर तेजी आता है, जब निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर तेजी आता है तो ये भी जो स्टॉक है वे काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ भागता है। जब निफ्टी और सेंसेक्स जब नीचे गिरता है तो ये जो स्टॉक है ये भी नीचे की तरफ आराम से गिरता है। तो आप इसमें बच के रहिए और मैं आपको इसमें बाई की रिकमेंडेड की सलाह अभी बिल्कुल नहीं दूंगा। और जैसे ही 52 वीक लो के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, यानी 128 से लेकर 140 के बीच में अगर ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो आप वहां से माल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो एफआईज और डीआईज का जो होल्डिंग है वे काफी ज्यादा जबरदस्त है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।